नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़े तनाव की। साथ ही बात होगी गोलीबारी के बाद अमेरिका में बढ़ी इमिग्रेशन की चिंता की। करेंगे इन विषयों पर चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल गार्ड पर हमले के बाद भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका में तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा। 19 देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की फिर से जांच के आदेश। यूक्रेन शांति वार्ता का प्रयास तेज। रूस ने भी आगे बढ़ने की जताई इच्छा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा संशोधित प्रस्ताव बातचीत का बन सकता है जरिया। रूसी कब्जे वाले चारों यूक्रेनी क्षेत्रों पर दावेदारी बरकरार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे भारत। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा और व्यापार पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सस्पेंस बरकरार। अब तक नहीं हो पाई परिवार से मुलाकात। बहन ने अडियाला जेल के अधिकारियों के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका में बाढ़ और बारिश का कहर। सैकड़ों की मौत। पड़ोसी देश के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। भेजी राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता। और आइए अब शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि समाधान बहुत करीब है, लेकिन पुतिन के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि यूक्रेन उन इलाकों से पीछे हटे जहां रूस का कब्जा है। वहीं यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर रहा है और यही शांति वार्ता अटक गई है। ट्रंप प्रशासन की 28 सूत्रीय योजना अब घटकर करीब 20 बिंदुओं की हो चुकी है। क्या है इसके दूरगामी परिणाम, आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहें कि यूक्रेन मामले का समाधान बहुत करीब है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर और रुख से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया कि यूक्रेनी सेना अपने उन इलाकों से पीछे हट जाए जहां रूस का कब्जा है तो युद्ध खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सेना ऐसा नहीं करती है तो रूस उसे जबरदस्ती छीन लेगा। बता दें कि रूस का फिलहाल यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा है। यूक्रेन किसी भी हालत में इन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 28 सूत्री शांति योजना पेश की है। इस पर यूक्रेन और रूस के साथ एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है। वार्ता में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की है। यूरोप और तमाम सहयोगी देश चाहते हैं कि युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ट्रंप की मूल योजना के तहत कीव को पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र को छोड़ना होगा और अमेरिका इस इलाके के साथ क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर मान्यता देगा। यूरोपीय देशों के हो हल्ला के बाद अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है, लेकिन नया प्रस्ताव अब तक जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि संशोधित प्रस्ताव को अब 20 बिंदुओं तक सीमित कर दिया गया है। नया प्रस्ताव पुतिन की नजर से गुजर चुका है। उनका कहना है कि ये बातचीत शुरू करने का माध्यम बन सकता है। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेनी सरकार अवैध है और इसके साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना मूर्खता होगी। लेकिन शुक्रवार को क्रेमलिन की तरफ से सफाई आई कि हम जानते हैं कि यूक्रेनी नेतृत्व अवैध है, फिर भी शांति वार्ता पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने बताया कि अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को आ रहा है। वहीं अमेरिकी सैन्य सचिव डैन ड्रिस्काल इसी हफ्ते कीव का दौरा करेंगे। यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसन, ज़ैपोरिज़िया के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। रूस चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसे मान्यता दे, जबकि कीव और उसके यूरोपीय साथियों ने यह साफ कह दिया है कि इलाके में छूट उनके लिए बड़ा खतरा है। यूक्रेन रूस की जंगी चोट के साथ भ्रष्टाचार के दीमक के हमलों से भी दो चार है। जांच की आंच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के करीबी तक पहुंच चुकी है। शीर्ष शांति वार्ताकार और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक के दफ्तर पर एजेंसियों ने आज छापा मारा।
इस बीच बेल्जियम ने जब्त रूसी संपत्तियों के इस्तेमाल से शांति वार्ता के पटरी से उतरने की आशंका जताई है। ईयू रूस की जब्त 62 बिलियन डॉलर की संपत्ति को यूक्रेन को ऋण के तौर पर देने के लिए सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेल्जियम और कई अन्य देश इसके लिए सहमत नहीं हैं। और आइए इसी महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा भी करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। बहुत स्वागत आपका अंशु जी। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आसार क्या नजर आ रहे हैं? तमाम बातें हुई, तमाम निर्णय लिए गए, तमाम ऐसी अलग अलग तरह से डील भी सामने आई कि जिससे लगता था कहीं ना कहीं शांति हो सकती है, लेकिन अभी भी जो हम देख रहे हैं मनभेद और मतभेद दोनों की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि आगे की राह कैसे होने वाली है? गौरव, आपने बिल्कुल सही बात कही। मनभेद और मतभेद अभी दोनों ही दिखाई पड़ते हैं और बार-बार जब भी इस युद्ध को लेकर के चर्चा हुई है तो मैंने डीडी न्यूज़ के माध्यम से इस विचार को रखा है कि जब तक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश या देशों की मध्यस्थता में ये दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के आमने-सामने नहीं बैठती और जो ग्लिच के पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूसी सेना जम चुकी है, जहां रूस का अधिकार उन्होंने मान लिया है, तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर अब वापस नहीं आएंगे। जबकि ज़ेलेंस्की का ये मानना है कि यूक्रेन के जितने भी वो टेरिटरीज जिन पर रूस ने अपना कब्जा जमाया है, उनको रूस छोड़े। वहीं दूसरी ओर एक ग्लिच का पॉइंट ये है कि पुतिन का ये मानना है कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन इस बात को लिखित में दें कि आगे कभी भविष्य में यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। और यहीं से आपको याद भी होगा कि यही वजह बनी थी कि क्यों रूस ने रशिया पर यूक्रेन पर हमला किया था। और इस पर भी ज़ेलेंस्की हमको पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहीं फिर हम देखें तो यूक्रेन की तरफ से भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। और इन सबके बीच में नाटो की जो भूमिका है वो और भी एक प्रश्न चिन्ह वाली हो जाती है। तो जब तक इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कोई साझा सहमति नहीं बनेगी गौरव, तब तक मुझे नहीं लगता कि युद्ध का अंत होना संभव है। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिमी एशिया में हमने देखा कि मल्टी फेज्ड मैनर में कम से कम युद्ध की शांति करवाई गई, तो मेरा ये मानना है कि आगे धीरे-धीरे करके पहले सीज फायर के माध्यम से दोनों पार्टीज को हम एक हॉल्ट पर लाएं, जहां पर युद्ध विराम करके और फिर जो ये युद्ध को अंत की ओर ले जाने की शर्तें हैं, इन पर फिर चर्चा की जा सकती है। ऐसे में अंशु जी एक बात देखी गई है कि ट्रंप का रुख भी जो है वो अब काफी नरम नजर आता है, क्योंकि पहले तो बड़ी गर्मजोशी के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा था साफ तौर पर, और जो मनभेद और मतभेद की स्थिति नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं वो भी समझ चुके हैं कि आगे की राह मुश्किल तो होने वाली है। ऐसे में अगर हम इस तमाम जो अलग अलग तरीके की डील्स हुई हैं उनको देखें तो नुकसान भी क्योंकि काफी कुछ हुआ है दोनों देशों का, तो ऐसे में क्या उसका आकलन किस तरह से करेंगी और आने वाले समय के लिए वहां पर किस तरह की जो चुनौतियां हैं वो नजर आती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम इस युद्ध की ओर देखते हैं, इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन की धरती को उठाना पड़ा है। और निश्चित तौर पर यूक्रेन का के जब पुनर्निर्माण की बात आती है, तो फिर इसको लेकर वैश्विक स्तर पर अलग-अलग बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा भी हुई है, बहस भी हुई है कि इसके लिए जो संभावित राशि की आवश्यकता है, वो लगभग 800 से 1000 बिलियन यूएसडी की है। तो ये पैसा अब कहाँ से आएगा? क्योंकि अस्त्र-शस्त्र लगाने में तो, यूक्रेन को आगे बढ़ाने में तो नाटो के सदस्य देश पीछे नहीं हटे। अमेरिका ने इनडायरेक्टली लगातार यूक्रेन को फ्यूल अप किया, सपोर्ट किया ताकि ये युद्ध जारी रह सके। लेकिन अब यूएस भी एग्जॉस्टेड नजर आता है क्योंकि ट्रंप के सामने उनकी अपनी आंतरिक चुनौतियां हैं। यूरोप के देश भी एग्जॉस्टेड नजर आते हैं गौरव, क्योंकि कई देशों में तो बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके हैं। आप जर्मनी जैसे देश की हालत देखिए, यूके जैसे देश में तो सरकार बदल गई, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ा, आपको वो एपिसोड भी याद होगा। और वहीं जब हम यूक्रेन की ओर आकर के देखते हैं तो बहुत बड़ी बर्बादी यूक्रेन की हुई है, क्योंकि यूक्रेन की धरती पर ये युद्ध लड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें रशिया का नुकसान नहीं हुआ। और यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो आर्थिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से पूरे विश्व का नुकसान हुआ है। अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। सप्लाई चेन्स जो हैं वो बिगड़ी हैं और वैश्विक स्तर पर तमाम तरह की जो मानवीय चुनौतियां हैं वो भी अलग-अलग देशों के सामने आई हैं। तो इसको देखते हुए अब इस पर भी एक बिंदुवार चर्चा करना और इस बात को समझना कि जितनी जल्द अब ये युद्ध अंत की ओर जाएगा, उतना ही कम से कम अब जो और आगे खामियाजा विश्व को भुगतना पड़े, उससे हम बच सकते हैं।
लेकिन ऐसे में इसमें एक अंशु जी, सामूहिक जिम्मेदारी विटकॉफ लेनी जब पड़ेगी गौरव, हम और देखें सामूहिक जिम्मेदारी जी के साथ काम करना पड़ेगा। जी जी। ऐसे में अंशु जी, अगर विटकॉफ जैसे कि हम जान रहे हैं कि मॉस्को का वो दौरा करेंगे, क्या वहां से भी कुछ आपको लगता है कि कुछ इसका हल, कुछ रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर ये दौरा मुझे महत्वपूर्ण नजर आता है, और इसके अलावा हम देखें तो एक जब हम ट्राइलेटरली अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बीच के संवाद को देख रहे हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अलास्का मीट सफल नहीं हो पाई। ट्रंप की तरफ से ये प्रयास किए गए थे, उन्होंने बहुत बोस्ट किया था। उनका एटीट्यूड या वो जिस तरह से चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसे वैश्विक स्तर पर पसंद नहीं किया जा सकता है या जा रहा है। लेकिन अलास्का मीट को यदि हम देखें तो कम से कम एक प्रयास हुआ कि युद्ध को अंत की ओर ले जाने के लिए हम एक एक्चुअली ऑन ग्राउंड बातचीत करें। इसमें एक जो बड़ा लूपहोल रहा वो ये कि इसमें यूक्रेन की मौजूदगी नहीं थी। अब जब यूएस और रशिया के बीच संवाद हो, विटकॉफ की यात्रा में किस प्रकार के पॉइंट्स निकल के आते हैं, ये देखना रोचक होगा। मुझे लगता है पुतिन इस मांग पर तो अड़े हुए हैं, और इसी बात पर युद्ध शुरू हुआ था कि वे यूक्रेन को, इसका एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है गौरव। पुतिन अपने द्वार पर, यूक्रेन वंस अपॉन अ टाइम यूएसएसआर का पार्ट था, तो यूक्रेन में यदि नाटो आकर के बैठ जाते हैं, यदि वो नाटो का मेंबर हो जाता है, तो पुतिन अपने द्वार पर अमेरिका और नाटो को खड़ा नहीं देख सकते हैं, और यही कारण है कि युद्ध की शुरुआत हुई। और ये सबसे बड़ी शर्त है पुतिन की, जिससे मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे। वो वैसे भी जेलेंस्की को लीगल प्रेसिडेंट मानते नहीं है, क्योंकि उनका टेन्योर बहुत पहले एंड हो चुका है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तमाम जो जटिल पॉइंट्स हैं, इन पर डिस्कशन क्या होता है तो उसका समाधान कैसे बिल्कुल, निकलता निश्चित है? तौर पर ये साफ तौर पर इस पर है। हमारी भी नजर आएगी कि आने वाली राह अब इन दोनों देशों के लिए कैसी होने वाली है, और किस ओर ये दोनों देश आगे जाकर, क्या शांति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, या अभी भी जो मौजूदा स्थिति है उसी पर आगे अपनी जो अलग अलग धारणाएं हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया अंशु जी। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप, और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड पर हुई गोलीबारी के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर हलचल तेज हो गई है। पहले से ही सख्त रुख रखने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले माइग्रेशन पर स्थायी रोक लगाने के संकेत दे रहा है। इस घटना के बाद माहौल गर्म और तनावपूर्ण हो गया है और ट्रंप प्रशासन ने नई कड़ी गाइडलाइंस भी लागू कर दी हैं। यूं तो आप्रवासन मामले पर ट्रंप का रवैया पहले से ही सख्त रहा है, लेकिन वॉशिंगटन में गोलीबारी की घटना के बाद उपजे गुस्से को शांत करने के लिए अमेरिकी प्रशासन को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आम अमेरिकियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले माइग्रेशन पर स्थायी रोक लगाने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। हमले में घायल एक नेशनल गार्ड की मौत से गुस्साए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लोग अब पिछली सरकार की लापरवाही वाली पुनर्वास नीतियों की कीमत नहीं चुकाएंगे। ट्रंप के मुताबिक मौजूदा नीति ने न सिर्फ अमेरिका की प्रगति को धीमा कर दिया है, बल्कि अपने लोगों को दिए जाने वाले संसाधनों को ऐसे नागरिकों पर बेजा गंवाया जा रहा है जो इसके काबिल नहीं है। बयान का मतलब साफ है कि अब वही लोग अमेरिका में रह पाएंगे जो सिर्फ उनके लिए उपयोगी होंगे, यानी आने वाले वक्त में अमेरिका में रह रहे गैर नागरिकों को दी जा रही सभी सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन उन सभी शरणार्थियों की सख्ती से जांच करेगा जिसे बाइडेन के समय में अमेरिका आने की मंजूरी मिली थी। प्रशासन की नई गाइडलाइन 27 नवंबर से लागू हो चुकी है, जो पुराने और नए आवेदन पर भी लागू होगी। यह प्रक्रिया उनके ग्रीन कार्ड आवेदन को प्रभावित कर सकती है। दरअसल व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के ऊपर गोलीबारी करने का आरोपी अफगान नागरिक है, जो तालिबान की वापसी के बाद ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। ट्रंप ने अमेरिका में असमानता का सबसे बड़ा कारण अवैध प्रवासियों को बताया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भी खराब हालात पैदा कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भले ही टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली हो, लेकिन इमिग्रेशन नीतियों का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। इसलिए हालात को अब सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों से आए लोगों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच करने की घोषणा कर दी। ऐसे देशों में अफगानिस्तान, ईरान, हैती, सोमालिया और सूडान जैसे देश शामिल हैं। इस बीच अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए USCIS के दफ्तरों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू देने आए थे। दरअसल अमेरिका में नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति वीजा अवधि से ज्यादा समय रुका पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, आप ही का रुख कर रहा हूं, और किस तरह से आप देखती हैं इन नीतियों को, जो लगातार ट्रंप की जो अभी तक नीतियां रही हैं उसको देखते हुए, क्योंकि जब से हमने देखा है कि वो सत्ता में आए उसके बाद से लेकर लगातार वर्ल्ड फोरम पर उन्होंने तमाम ऐसी नीतियां बनाई जिनसे तमाम देश उनके दुश्मन बनते हुए नजर आए। क्या अब की बार जो नीति है, क्या इससे भी जो अलग अलग देश हैं जहां पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, वहां उन देशों के बीच भी कोई मनभेद की स्थिति नजर आ सकती है, और क्या वो भी दुश्मन बन सकते हैं? गौरव, निश्चित तौर पर ये तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जिनको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह रहे हैं अब, जिनको अब हम ग्लोबल साउथ के देश या विकासशील देश या इमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं, तो वहीं पर एक आक्रामकता और एक नकारात्मक रवैया तो हमको नजर आता है। और आप्रवासन को लेकर के हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा एक बहुत कड़ा रुख अपनाया है, और अपने इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यदि वे राष्ट्रपति चुन के आते हैं तो अमेरिका की जो जनता है वो अवैध आप्रवासन की वजह से बहुत परेशान है, तो वे इस प्रकार की जो पोरस बॉर्डर्स हैं उनको सील करेंगे। आपको याद होगा उनका पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था वो मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर है अमेरिका की, उसको सील करने से संबंधित था। और इसके बाद हमने लगातार देखा है कि उनका ये कहना है कि वो जो इलीगल आप्रवासन है उसको रोकने के लिए तमाम जो वेज एंड मीन्स वो अपना रहे हैं, लेकिन एक बहुत कठोर रवैया तो वो निश्चित तौर पर अपना रहे हैं। और अभी जो हम जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं तो वो नेशनल गार्ड पर हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें एक अफगानी जो नागरिक है उसको लिप्त पाया गया, तो उसको एक रीजन बनाकर अब
इस प्रकार के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर उन्होंने इंडियन शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई है, जो एक बहुत सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मामला है। तो ये भी मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है गौरव जी। इसको ट्रंप लगातार हम देख रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन से भी इसको लिंक करके लोगों को अलग अलग तरह की जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम बीते हुए कल के या इतिहास के पन्नों को पलटें, तो क्या इस तरह की जो स्थितियां रही हैं जिस तरह की बात ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर वैचारिक रूप से अलग अलग होने की वजह से हमने बाइडेन के शासनकाल में जब आप्रवासन की नीतियों को देखते हैं तो हमने उनमें थोड़ा लचीलापन देखा था और कुछ सशर्त जिस प्रकार के नियम बनाए थे बाइडेन ने, तो लोगों को अमेरिका आने का, रहने का एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी। लेकिन ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इसकी वजह से अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को और नागरिकों को किस प्रकार का खतरा है। तो यहाँ पर बाइडेन और ट्रंप की जो नीतियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है गौरव, और अब ट्रंप इसको लेके बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं। इसके पीछे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं और यहाँ में यदि दूसरे भी अगर बिंदुओं को जोड़ दूं, जिस तरह से अभी साउथ अफ्रीका को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिस तरह से G20 में एब्सेंट रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि G20 में अब हम ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हालांकि उनका जो भी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ बीते जो भी व्हाइट हाउस में इंसिडेंट रहा उसकी तरफ जाएं तो वो एक पर्सनल इंसिडेंट के अलावा जब हम ट्रंप की तमाम विकासशील देशों के प्रति दृष्टि को देखते हैं तो वो लगातार हमको एक नकारात्मक होती हुई नजर आ रही है। और अब जो वो स्टेटमेंट्स जिस तरह के दे रहे हैं, जैसे वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस टर्म का यूज कर रहे हैं, जिसका हम प्रयोग आजकल नहीं करते हैं, तो फिर एक यहाँ पर एक नकारात्मक रवैया और उनकी जो सख्ती है वो हमको बाइडेन से बिल्कुल विपरीत या अलग दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, और इसी तरह की बात भी जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रंप उजागर भी करते रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, और आगे भी इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी कि आखिर आगे किस तरह के कदम ट्रंप द्वारा उठाए जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। Future ready. Bob World. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock your world. Investments, insurance, and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आगे देखिए कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीरिया में शुक्रवार को इजरायली हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल राष्ट्रपति असद के सत्ता से हटने के बाद इजराइल द्वारा सीरिया में किया गया यह सबसे घातक हमला बताया जा रहा है।
इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने एक इस्लामी समूह को निशाना बनाते हुए यह ऑपरेशन चलाया था। इजरायली सेना ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सीरिया में लेबनान के आतंकियों को हिरासत में लेने के लिए हुई मुठभेड़ में 6 इजरायली सैनिक घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द जमीन पर भी वेनेजुएला के संदिग्ध ड्रग्स तस्करों को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। इससे पहले अमेरिका ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाते हुए समुद्र में कई नावों पर हमला कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब लोग समुद्र के रास्ते सामान पहुंचाना नहीं चाहते और हम उन्हें जमीन के रास्ते भी रोकना शुरू करेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई के कई देशों में आई बाढ़ के चलते मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में बाढ़ और भूस्खलन के चलते 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चक्रवाती हवाओं के चलते इन 3 देशों में करीब 1 सप्ताह से भारी बारिश देखने को मिली है। दूसरी तरफ श्रीलंका में भी चक्रवात के चलते 56 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका में बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना को तैनात किया गया है। हांगकांग के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग से कम 128 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बुधवार को ताइपो जिले में करीब 2000 अपार्टमेंट वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में यह आग लग गई थी। उत्तर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की एक अदालत ने शुक्रवार को विपक्षी नेताओं, बिजनेस और मीडिया से जुड़ी करीब 40 हस्तियों को जेल की सजा सुनाई। सरकारी न्यूज एजेंसी TAP के मुताबिक इन लोगों को देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 5 साल से लेकर 45 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों पर मार्च से ही मुकदमा चल रहा था, जबकि इसी तरह के मामलों से जुड़े 20 से ज्यादा अन्य लोग विदेश भाग गए थे।